अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, हमेशा की तरह आपका मेरा साथ आज सुबह 11 बजे तक। हफ्ते का पहला दिन और यकीनन अफरा तफरी से भरा हुआ दिन, बिकॉज स्कूल्स जी वापस री ओपन हो गए हैं। इसके अलावा ऑफिसेज जाने वाले अफराद को भी सुबह जल्दी होती है, और ख़ास तौर पर जो खातून खाना है, जो ख़वातीन इस वक्त किचन में हैं, बाहर आ रही हैं, मेकिंग श्योर कि ज़िंदगी रवा दवा है उनके घर में और हर कोई अपने अपने टाइम पे वहाँ पहुँचे जहाँ उसने पहुँचना है, उनके लिए तो टेंशन कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सोचा कि हम ये बात ज़रूर करें कि प्लानिंग जब आपके मुताबिक नहीं चलती तो क्या होता है। इसको अक्सर लोग दिल पे ले लेते हैं, कुछ लोग इसको फेलियर गंटाते हैं, कुछ के लिए ये सेटबैक होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कई लोग इसको धोखे के ज़मरे में लेके आते हैं। यानी कभी कभार जब आपके प्लान्स आपके मुताबिक नहीं चलते और आपकी तवक्कुआत पे लोग पूरे नहीं उतरते, तो बहुत आसान होता है उस सेटबैक को दूसरों पे ब्लेम करना। यानी ये जो कुछ आपके साथ घटा है उसका इल्ज़ाम किसी और को दे देना कि देखिए जी, मैं तो बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन इस शख्स ने मुझे लेट डाउन किया। आप किस तरह इस तरह की लेटिंग डाउन से बाउंस बैक करते हैं, और ये किसी भी करीबी रिश्ते में हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, कभी कभार आपको लगता है कि जी टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती और आपके जहन को रीजंस ढूंढने होते हैं। हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में इस्टेब्लिश किया जब हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद होते हैं कि इंसान बफितरत बड़ा कमज़ोर सा है, बुज़दिल है और अपनी ज़िम्मेदारी चीज़ों से कबूल नहीं करता। तो जब भी कोई अपसेटिंग चीज़ होती है, कोई फेलियर होता है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ढूंढ रहे होते हैं जिसके सर पे ये इल्ज़ाम थोप सकें। लेकिन हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम अ सिचुएशन लाइक दैट, जब आपका जो यकीन है, आपका जो आउटलुक है, जो पर्सपेक्टिव है, अगर उसमें कोई कोई तकलीफ़ उसमें पहुंचे, कोई उसके अंदर एक तरह से क्रैक पड़ जाए और जो आपने सोचा था वो ना हो, तो क्या ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस आपको मजबूत बनाती है या आपको कमज़ोर कर देती है? क्या आपको ये बिटर बना देती है? क्या आप में एक तलखी, एक खफगी आ जाती है? क्या आप दुनिया से नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री यंग मैन या एंग्री यंग वुमन बन जाते हैं? या फिर आप इस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं और आइंदा ऐसी गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करते? हो सकता है आपका यकीन इस तरह से टूटा हो कि अब आपके लिए मुश्किल हो दूसरों पर यकीन करना। आज हमारा जो बिग टॉपिक होगा वो यही होगा कि किसी भी रिश्ते में अगर आपकी तवक्को के मुताबिक चीज़ें नहीं होती और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो फिर आप इस धोखे से कैसे बाउंस बैक करते हैं? ये दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा जो दिल के मामलात होते हैं, करीबी रिश्ते होते हैं, उनमें भी होता है। कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था दूसरे से, उसने तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। खैर जी, आते हैं आज की लेटेस्ट हैपनिंग्स की तरफ। कल जिस तरह के हमने देखा कि कराची में लक्स स्टाइल अवार्ड्स हमेशा की तरह जो सालाना तकरीब होती है उसका इनेकाद हुआ, एंड इनेकाद तब भारी भरकम लगता है व्हेन इट कम्स टू शो बिजनेस, बट एवरीबडी एंड एनीबडी वाज देयर। इसमें अगर आपको याद हो कि लक्स स्टाइल अवार्ड से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, कुछ लोगों ने बाकायदा इसका बॉयकॉट भी किया था, और इसकी वजह ये रही थी कि उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो लोग नॉमिनेटेड हैं हमारे उनसे इख्तिलाफात है, और इख्तिलाफात भी बड़े संगीन नौयत के थे, क्योंकि कुछ के ऊपर हरासमेंट चार्जेस थे, मी टू मूवमेंट चार्जेस थे। तो उन्होंने कहा जो लोग इस तरह के, यानी जिन पे ऐसा इल्ज़ाम भी है, अगर वो इस अवार्ड सेरेमनी से मुंसलिक हुए तो हम अपनी नॉमिनेशन को फॉरगो करते हैं, हम इस दावतनामे को कबूल नहीं करते और हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर किसी भी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, तो जब तक वो इल्ज़ाम प्रूफ नहीं हो जाता, क्या ऐसा रवैया सही है या नहीं? ये आप मुझे भी ज़रा ट्वीट करके बताएं या आप मुझे कॉल करके बताएं कि अगर अभी एक शख्स पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा है, और हो सकता है बड़े बड़े गहरे चार्जेस हों, बड़े संगीन चार्जेस हों, मिसाल के तौर पे हरासमेंट का, करप्शन का, चोरी का, डकैती का, तो फिर क्या करना चाहिए? जब तक वो इल्ज़ाम प्रूफ नहीं होता, क्या ऐसे शख्स के साथ काम करना, रवाबित रखना, एक ह्यूमन डिसेंसी या उनके साथ किसी भी किस्म का नाता रखना सही है या गलत है? इस पर ज़रा ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन हम आपको स्क्रीन पे आपकी दिखा रहे हैं कि जो सितारे यहाँ पे पहुँचे लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, उनकी ऑब्वियसली उनकी लुक डिस्कस होती है, उनका रेड कार्पेट पे आना, उन्होंने क्या पहना हुआ था, क्या बातें हो रही थी। इसके अलावा दो मशहूर सितारे जी इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन की ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे, जिनके बारे में काफ़ी
अरसे से लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई आर दे फ्रेंड्स, आर दे जस्ट कॉलीग्स, आर दे मोर देन फ्रेंड्स। तो आपको बताते चले जो हाईलाइट थी कल की तकरीब की वो ये थी कि यासिर हुसैन ने बाकायदा इकरा को प्रपोज किया और सबके सामने किया, पूरी इंडस्ट्री के सामने किया, एंड इट वाज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड एंड इकरा हैज़ वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड दैट। वी विश द कपल द वेरी बेस्ट ऑफ लक और यकीनन दे आर नाउ फॉर्मली इंगेज्ड टू बी मैरिड। इसके अलावा आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोगों की नॉमिनेशंस थी। माहिरा वाज देयर, आतिफ असलम वाज देयर। इसके अलावा जो जीतने वाले थे वो हमेशा की तरह बहुत खुश थे, जो नहीं जीते थे उनको उनके अब स्टेटमेंट्स आने शुरू होंगे और फिर हम देखेंगे उनका क्या हाल था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो दूसरी है, ऑफ कोर्स आज तीसरी बरसी है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी में कंपैशन को बढ़ाने के लिए, वो मेरे ख्याल में उसका कोई सानी नहीं मिलता। पूरी दुनिया में उनकी जो खिदमात हैं इंसानियत के लिए उसको माना जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके बनाए हुए कई इदारे और इनिशिएटिव्स को जो कि इंटायरली वॉलंटरी थे, लोग शुरू में तनकीद का निशाना बनाते थे। लोगों ने कहा कि जी एक तरह से माशरे की जो बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं उसको किस तरह एब्जॉर्ब किया जाए, उसको यानी एक तरह से वो रास्ता दे रहे हैं। उनके बारे में कई बातें बड़ी मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंग्रोव, अगर आप कराची से वाकिफ़ हो, बोट बेसन के सामने जो है वो एक बरसाती नाला भी है। कहा जाता है कि व्हेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर तो वहाँ पे कोई शख्स डूब रहा था और बाकी सब लोग खड़े हुए सब सिर्फ देख रहे थे कि किस तरह उसको बचाया जाए, क्या किया जाए। एंड अब्दुल सत्तार ईदी विदाउट हैविंग एनी केयर इन द वर्ल्ड जस्ट जम्प्ड राइट अवे। और बाद में लोगों को पता चला कि अब्दुल सत्तार ईदी को तैराकी भी नहीं आती थी, खुद तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो उस शख्स को जान बचाने के लिए उसकी इस नाले में कूद पड़े। इसके अलावा उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी और बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे कि जब उनकी शादी बिल्किस ईदी साहिबा से हुई तो जिस रात इनका वलीमा था, वलीमे की तकरीब से पहले वंस अगेन इनके पास एक इसी तरह की सिचुएशन आई जहाँ पे कोई मेरे ख्याल में अनआइडेंटिफाइड एक इनको लावारिस लाश का पता चला कि उसकी तदफीन होनी है, और उन्होंने बाकायदा खुद उस मुर्दे को नहलाया, उसकी तदफीन पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जिनके बारे में हमारी सोसाइटी में कोई मिसाल नहीं मिलती थी। मिसाल के तौर पे फ़ीमेल अगर बच्चा हो या बच्ची हो तो अक्सर लोग अपने बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को मार देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद हम इसकी परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब्दुल सत्तार ईदी ने ईदी सेंटर्स पे एक झूले की इनिशिएटिव लिया, और ये झूला इसलिए था कि अगर आप बच्चे को पाल नहीं सकते तो बजाय इसके कि उसको कत्ल किया जाए, उन्होंने कहा आप इस झूले में इस बच्चे को छोड़ जाइए एंड वील टेक केयर ऑफ इट। इसके अलावा ऑर्फनेजेस, एनिमल शेल्टर्स, मुर्दा खाने, इसके अलावा ओल्ड एज होम्स, ऐसी तमाम सहूलतों पे ही एक्सपैंड करते रहे। इसके अलावा वॉलंटरी लेवल पे हम देखते हैं कि एम्बुलेंसेस का एक सिलसिला जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विस है, उसका भी सहरा अब्दुल सत्तार ईदी के सर जाता है। इनके हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बैक और यकीनन मिलने के नहीं नायाब हैं हम। इंसानियत में अगर आपका बिलीफ कभी कभार डगमगा जाए, जिस तरह कि आज हमने टॉपिक की भी शुरुआत इसी हवाले से की कि धोखा, अगर आपको लगता है कि आप धोखे से कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे तो अपने सामने ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों की मिसाल रखिए जो बेलौस खिदमत करते हैं इंसानियत की और सेल्फलेस होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए एक बड़ा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक ढाल बन जाती है, आपको बहादुर बनाती है ये चीज़। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और खुसूसी वेलकम बैक उन लोगों के लिए जिनका डाइट का आज पहला दिन है। हम में से अक्सर लोग प्लान करते रहते हैं कि नहीं आज से नहीं कल से डाइटिंग शुरू करेंगे। वीकेंड पे ख़ास तौर पे जब हम ज़रा ओवर ईटिंग करते हैं या जंक फूड और इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं, उसके बाद ज़रूर सोचते हैं कि मंडे से हम अपनी डाइट को क्लीन अप करेंगे। तो आज जितने लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया है और एटलीस्ट नाश्ते से अच्छी शुरुआत की है, आपके लिए गुड लक एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे अहदाफ की तरफ ज़रा एक नज़र डालते हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी इस वक्त मंजरनामा है। लेट्स टेक अ लुक एट आवर टॉप स्टोरीज एंड व्हाट इज आज इन फोकस।
इट इज़ ऑलवेज हार्टनिंग जब हम देखते हैं कि यंग फीमेल एथलीट्स पाकिस्तान में अपने पैशन को परसू कर रही हैं, गोइंग अगेंस्ट ऑल। लेकिन आज ख़ास तौर पे साहिब असरा की जो दास्तान है, जो कहानी है, वो यकीनन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उस पर अब थोड़ी देर में बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इस वीडियो ऑडिट के बारे में जो हुकूमत ने अनाउंस किया है और फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कहा कि इसको बाकायदा प्रोब किया जाएगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने अरसे के बाद मरीम नवाज साहिबा का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अब बड़े बड़े नामों को एक तरह से पब्लिक ऑडिट में लाया जा रहा है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उसमें कोई प्रेशराइजिंग की सिचुएशन है। अपना दिफा करते हुए जज अरशद मलिक साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता और वाकई उन्होंने किसी दबाव के अंदर आके ये फैसला सुनाया होता तो वो फिर एक केस में नवाज शरीफ साहब को बरी ना करते। उनका पूरा का पूरा करियर, ऑफ कोर्स उनकी पूरी साख इस वक्त जो है ऑन द लाइन है। लेकिन साथ ही जो उनके करीबी दोस्त थे नासिर भट्ट साहब और उनके भाई, उनके साथ अपनी गुफ्तगू के बारे में कहा कि ये हामी तस्वर किए जाते हैं PMLN के, और जिस तरह ये वीडियो पेश की गई वो इस अंदाज में है जैसे वो ये बात कर रहे हों कि उन्होंने ये फैसला बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके सुनाया है, जिसकी उन्होंने मुकम्मल तरदीद की है। इसके अलावा फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने इसके बारे में क्या कहा, आइए दोनों का जो एक तरह से एक दूसरे के वर्सेस बयानात हैं उस पर एक नजर डालते हैं। उसके लिए हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। मुबैना वीडियो, विफाकी हुकूमत का वीडियो ऑडिट का ऐलान। मरियम सफदर अवान जो है, ये किरदार जो बेनामीदार है, इस बेनामीदार किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। फिरदौस आशिक ने कहा झूठे टोले को जज साहब ने बेनकाब कर दिया। वहाँ जिस जज की जात को टारगेट किया, आज उस मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से प्रेस रिलीज आना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि ये वीडियो जो वो खुद कह रहे हैं उन्होंने इसको झूठा और जाली करार दिया। फिरदौस आशिक ऐवान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जिस मीडिया हाउस में ये वीडियो तैयार की उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस मीडिया हाउस में ये वीडियो और ऑडियो जोड़ी गई, उसकी तहकीकात भी होंगी। पैमरा एक्ट के तहत जो वायलेशन ऑफ कंडक्ट है ऑफ दैट मीडिया हाउस, उन तमाम पर्दा नशीनों को बेनकाब करेंगे। फिरदौस आशिक ऐवान ने मरियम और शहबाज शरीफ पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ज्यादा बेबसी की, लाचारगी की तस्वीर बने पार्टी के सो कॉल चेयरमैन नजर आए। चेयरमैन उस जमात का दीवार से लगा कोने में बैठा अपनी बेचारगी का मातम कर रहा था। उनकी अपनी जमात के ऊपर खुदकुश हमला बेगम मरियम सफदर अवान कर चुकी हैं। मुआविन खुसूसी ने मजीद कहा कि ये जितने मर्जी ओछे हथकंडे अपना लें, हुकूमत इदारों की इन डेवलपमेंट्स में हम दो तीन बड़ी अहम चीज़ें देख सकते हैं। नंबर वन, ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमात अपने जो बाकी मामलात हैं, खुसूसन ये जो देखा जा रहा था कि एक कंपोजिट अपोजिशन सामने आ रही है, ये लोग किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पे आ रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। एक दफ़ा फिर मरीम नवाज साहिबा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना PMLN के अपने जो सियासी मकासद हैं उनको किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर बात की जा रही है। बार बार जो मेरे ख्याल में जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं या नहीं। और इस वक्त भी मेरे ख्याल में अगर आपने इन कमेंट्स को देखा हो तो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने इसी बात पे चोट की कि शहबाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि इन तमाम मामलात से थोड़ी अपनी दूरी बनाए हुए हैं और इसको जो लीड कर रही हैं खुसूसन नवाज शरीफ साहब का जो केस, जो पब्लिक सेंटिमेंट को लेके चलना, वो मरीम नवाज साहिबा है। लोगों का ये भी मानना है कि PMLN की क़यादत का इस वक्त जो एक रुख होना चाहिए कि वो किस सिमत में बढ़ रहे हैं, इसका तयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए जो पब्लिक अपील थी, जो लोगों के सेंटिमेंट्स, जो लोगों की सपोर्ट हासिल है, वो नवाज शरीफ साहब को है। तो शायद इसलिए भी इस बयानिए को ज़िंदा रखना PMLN की अपनी बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले से अपनी दूरी बनाए हुए हैं, और क्या हुकूमत की तरफ से, जिस तरह हमने देखा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी अपोजिशन को इस वक्त बैक फुट पे लेके जाती है। दूसरी तरफ आप
आपको जो एक अहम बात यहाँ पे की जा रही थी वो ये है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना। कई लोगों का ख्याल है कि वीडियो एक अपने आप में बहुत बड़ा शाहिद होती है, उसका एक बहुत बड़ा एविडेंस मौजूद, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये वीडियो एविडेंस काफ़ी है और इसमें कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत है। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि ये प्रोब किया जाएगा कि ये किस प्रोडक्शन ऑफिस ने बनाया है, प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है और उनके पास ये चीज़ें कहाँ तक पहुँची, क्या इसमें कोई रद्दोबदल की गई है, क्या इसको क्रिएट किया गया है वीडियो और ऑडियो को मिलाकर। दैट आर द की क्वेश्चंस। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है कायरा साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ बैरिस्टर एहतशाम साहब मौजूद है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर एहतशाम साहब, सबसे पहले जो अब मामला आ रहा है और ख़ास तौर पे फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कहा कि इस तरह इदारे की साख, जज की पूरी ज़िंदगी की मेहनत, उनका करियर, हर चीज़ पे उंगली उठाई जा रही है। आप इस मामले को कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं ये प्रोब अब आगे कहाँ तक पहुँचेगा? मैंने कल यही सवाल मरियम औरंगजेब साहिबा से अपने प्रोग्राम में पूछा था और मैंने उन्हें ये कहा था कि आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा कि हमारे पास और भी वीडियोस हैं और उनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें जज साहब कहते हैं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि 10 साल सजा दें, लेकिन मैंने 7 साल दी जी। तो मैंने कहा इदारा है, उसका अपना एक तकद्दुस है और लोगों के जानो मालो इज्जत के फैसले वो रोजाना की बुनियादों पर करता है, तो आप उसको इस तरह से ना करें। आप एक ही दफा जो आपके पास शवाहिद है सामने ले आए। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा जी कि हम इदारे के खिलाफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के खिलाफ जा रहे हैं जो अपनी वीडियोस में इतराफ कर चुके हैं कि जी मेरे ऊपर प्रेशर। लेकिन बैरिस्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज द ऑपोजिशन टेकिंग द रूट ऑफ अ पब्लिक ट्रायल? क्या यहाँ पे उनका मकसद पब्लिक सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करना ही हुआ? क्योंकि अगर इन शवाहिद में वाकई कुछ जान होती तो दे कुड हैव टेकन अ लीगल रूट। जब उनको अपनी फतह यकीनी नजर आ रही है कि उनको लगता है कि ये वाकई एक बड़ा ठोस सबूत है जिससे ये जाहिर हो सकता है कि ये फैसला गलत दिया गया है, तो व्हाई आर दे नॉट टेकिंग अ लीगल रूट? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल में अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है इस हवाले से, तो उन्हें फौरी तौर पर अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं कि हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस लें। वो तो उनका सवाब भी है, वो ये लें या ना लें, लेकिन ये तो अग्रीव्ड पार्टी है ना जी, और ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और उस ज्यादती के शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो ये अपने तय फौरी तौर पर कोर्ट में पिटिशन दायर कर सकते हैं जो कि इन्हें दायर करनी चाहिए। और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक ये कहते भी हैं कि जी हमारी लीगल टीम। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नजर से बताइएगा बैरिस्टर साहब के, क्योंकि ये अदालत में नहीं गए हैं, ये पब्लिक ट्रायल में लेके आ गए हैं। एक तो एक तरह से कौम में लोगों में इंतशार बर्पा होता है, लोग कुछ इनकी तरफ इनके हामी होंगे, कुछ इनसे डिसएग्री करेंगे। इससे अगर ये कल को कानूनी चाराजोई करते हैं उस पर कोई असरात मुरतब होते हैं? यानी क्या अब इनसे कोर्ट पूछेगी कि पहले आप क्यों नहीं आए ये शवाहिद लेकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना चीज रेलेवेंट है। आप देखिए, जब हुकूमत का फॉरेंसिक ऑडिट होगा जी, तो डिपेंड करता है कि उसकी रिपोर्ट क्या आएगी। सही। अगर तो इस वीडियो में कोई हकीकत है तो सर्टनली उसका फायदा ऑपोजिशन को होगा, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये झूठ है तो उसका फिर एक फायर बैक होगा ऑपोजिशन के लिए और इनके ऊपर एक केस बन सकता है। लेकिन बैरिस्टर साहब, इस वक्त मसला ये आ रहा है कि विदाउट अ कोर्ट बीइंग देयर, और इन्होंने क्योंकि कोर्ट की ही साख पे सवाल, अदलिया की साख पे ही सवाल उठा दिया है, तो यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो भी आए वो ही सी सेज वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इसको बैक ट्रैक हम करते हैं, अभी तक जितने केसेस PMLN ने या फिर नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने कोर्ट में फेस किए हैं, उसमें एविडेंस का पैटर्न क्या रहा है? क्योंकि ये प्रेस रिलीजेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो हमेशा ये कहते हैं कि जी कोई इनके कोर्ट ने फैसला बगैर मुबर्रा होके सबूतों के दिया है और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, हमारे खिलाफ ये कोई सबूत नहीं ला सके। लेकिन जो ये सबूत अदालतों में पेश करते हैं, जो लाया जाता है, वो क्या इनको डिफेंड करने के लिए काफ़ी होता है या स्ट्रॉन्ग इनफ होता है? ये तो बहुत ही वसी किस्म का सवाल आपने पूछा सिद्रा, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग शो करती हैं और वो ज्यादा इतने पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन आप बड़ा पॉलिटिकल किस्म का शो करती हैं और आपका अपना भी एक व्यू पॉइंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
ये जो मामला है इसमें इंक्वायरी कम से कम जरूर होनी चाहिए। सही। और इंक्वायरी के बाद जो हकायक हैं वो सामने आएंगे तो कौम के सामने कौम को पता लगेगा कि ये इसमें किस हद तक सच्चाई है। और देखिए, अदलिया बड़ा एक मुकद्दस इदारा है और उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है और उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है वीडियो सच्ची है और पीटीआई कहती है कि वीडियो झूठी है और इस मामले का फॉरेंसिक हुए बगैर इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहां पे हम देखते हैं कि अदलिया की साख पर हमला होता है डायरेक्टली और फिर जज अरशद मलिक साहब को खुद एक डिफेंसिव पोजीशन पे जाना पड़ता है मुद्दई बनकर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन अ डेमोक्रेसी आई थिंक एवरीबडी हैज़ द राइट टू पुट देयर स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के पास अगर तो ठोस शवाहिद मौजूद थे तो परहैप्स अ बेटर वे, अगर एक तरीकेकार की बात की जाए, ज़्यादा मौसर तरीका अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ही होता। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे जी, आपकी मुलाकात साहिब असरा से भी कराएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि आज एक बहुत ही ख़ास पाकिस्तानी एथलीट से आपकी मुलाकात कराते हैं। इनका नाम है साहिब असरा। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, द फास्टेस्ट एथलीट फ्रॉम फैसलाबाद। तो आइए सबसे पहले इनके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। एंड वेलकम टू द शो असरा, हमारे साथ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फास्टेस्ट एथलीट हैं। मुझे बताइए अभी तक का ये जो सफ़र है, ये जर्नी है, ये कैसी रही, इसकी शुरुआत कैसी हुई, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन हूँ और ये मैंने टाइटल अभी 2018 में विन किया और इसके साथ ही पाकिस्तान में बहुत अच्छे टाइम किए हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी क्योंकि मैंने अपनी स्पोर्ट्स का आगाज़ स्कूल लेवल से शुरू किया था और मेरे बाबा मस्जिद के इमाम है। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे बाबा मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी गेम करने के लिए। लेकिन जैसे मेरे स्पोर्ट्स को देखा और मेरे पैशन को देखते हुए, उन्होंने मेरे शौक को देखते हुए मुझे स्पोर्ट्स करने की इजाज़त दी और माशाल्लाह से मैंने काफ़ी टाइटल विन किए। ऐसा एथलीट बनी पंजाब लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एथलीट बनी हूँ मैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा मुझे। वी आर प्राउड ऑफ यू असरा। मुझे ये बताएगा कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक चैम्पियन की लाइफ में, उसकी एक स्ट्रगल शामिल होती है एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आपके फिजिकल चैलेंजेस भी होते हैं जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं, आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी होता है। कुछ मुझे बताइएगा कि आप में किस तरह ये हिम्मत पैदा हुई कि इन चैलेंजेस का सामना आप कर सकें। स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना। मेरे बाबा मस्जिद के इमाम थे और बिल्कुल भी आपको पता है कि एक मजहबी घराने की लड़की बाहर निकले और ट्रेनिंग करे, लोगों को ज़रा भी ये चीज़ पसंद नहीं है। तो स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की थी और उन्होंने कहा था कि भाई एक इमाम मस्जिद की बेटी खेलेगी और मेरे घर वालों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना, लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ी। मेरे बाबा को ज़हनी तौर पर बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की और ये कहा कि इसको आप हटा लें, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे शौक को देखते हुए मुझे गेम करने की इजाज़त दी। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई आपको इस पर सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे हमारे ग्राउंड में राना हमार डीएस में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जहाँ तक हो सकता वहाँ पे सपोर्ट किया। मुझे अपनी बेटी बना के रखा है और माशाल्लाह अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ तक उनका काम चल रहा है वो वहाँ तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने बहन भाई हैं और क्या मसरूफियत रहती है इसके अलावा। जब आप ये अपनी आ रही थी, मुझे तो वो आमिर खान की मूवी दंगल याद आ रही थी जिसके अंदर ऑफ कोर्स किसी भी इन्हें कहा यह जाता है ना, ये कहावत मैं ज़रूर यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि कोई भी खातून, कोई भी लड़की जब लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करती है, जब दुनिया में अपने लिए नाम और मकाम पैदा करती है, तो शी इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय अ फादर जिसने उस लड़की के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर माशरे से ज़्यादा यकीन और एतमाद किया। तो आपके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये सपोर्ट सिस्टम दिया है। लेकिन मुझे बताइए आप कितने बहन भाई हैं और इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं। मैं बीए कर रही हूँ और मेरे पास 4 बहन हम लोग 4 बहनें और 1 भाई हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो चूँकि मैं सबसे बड़ी हूँ और माशाल्लाह मैं घर का सपोर्ट भी कर रही हूँ घर वालों को, क्योंकि मेरे बाबा अकेले कमाने वाले हैं और आपको पता है कि इमाम मस्जिद की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। मेरे बाबा की सैलरी 15,000 है, उसमें घर का इतना खर्चा पूरा नहीं होता क्योंकि हम लोग एक बड़ी फैमिली है और मेरी वजह से मेरे घर वालों को सपोर्ट मिलती है और मेरी भी स्टडी फ्री है और मेरी वजह से मेरे बहन भाइयों की भी आगे स्टडी फ्री हुई है।
तो इसी तरह अल्लाह मियां आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खोले। बहुत बहुत शुक्रिया असरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और जिस तरह के हमने कहा, इज़ नॉट ओनली विनिंग रेसेस, शी इज़ विनिंग हार्ट्स एंड शी इज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये देखिए जी, कभी भी आपका कोई इंटरेस्ट, अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को किसी ख़ास काम के साथ, किसी ख़ास टैलेंट के साथ दुनिया में भेजा है। और यकीनन हमारे माशरे में ये रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स हैं। हम समझते हैं कि अगर लड़की बाहर जाएगी, स्पोर्ट्स करेगी, ट्रेनिंग करती है, तो शायद ये हमारी इखलाकी कदरों के ख़िलाफ़ है। लेकिन इनके फादर का, इनके वालिद का इनको सपोर्ट करना इस बात की मेरे ख्याल में निशानदेही करता है कि इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स बिहाइंड यू, अगर आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी नोट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। द टॉपिक आज हमने कहा जी, धोखे पे ज़रा बात हो जाए। दुनिया में इतने धोखेबाज हैं कि हमें अपने आप को एक टूल सिस्टम देना पड़ता है कि हमें ये पता हो कि अगर हमें धोखा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग पे निकलें और विंडोज़ पे आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं, बड़ा कलरफुल कपड़े नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा रंग नज़र आ रहा है जो आपने सोचा कि यार ये तो लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप उसके करीब पहुँचें या दुकान के अंदर पहुँचें तो आपको एहसास हो ये सब एक धोखा था, नाकों का फरेब था, जो आप ढूंढ रहे थे वहाँ आपको नहीं मिल रहा। ये तो एक एग्जाम्पल है। कभी कभार ज़िंदगी में वाकई दूर से जो चीज़ें चमकती हुई लगती हैं वो असल में सोना नहीं होती हैं। और आप ज़रा ये लेसन ज़रा एक तकलीफ़ दे अंदाज में ही आपको मिलता है और आपको एहसास होता है कि जी अब ज़रा संभल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी धोखा ज़िंदगी में खाने के बाद क्या आप तल्ख हो जाते हैं, आप में बिटरनेस आ जाती है, खफगी पड़ जाती है, या जिस तरह के हमारी कई कहावतें इस हवाले से हैं कि जी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो अब आपको सारी दुनिया से यकीन हो गया कि अजम्पशन आपने कर ली कि सब आपको धोखा देंगे। अभी हाल ही में मैंने एक सीरीज़ देखी नेटफ्लिक्स में जिसका आखिरी एपिसोड व्हाट इफ़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, और उसमें वो पूछते हैं कि जी क्या व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑफ अ सर्टन कैरेक्टर। तो बड़ी मज़े की बात वो कहती है कि भाई वट एवर दैट पर्सन माइट बी लाइक, वो बहुत अच्छी बिजनेसमैन होंगी लेकिन वो अच्छी साइंसदान नहीं थी। और एक साइंटिस्ट एक अजम्पशन के साथ चलता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक रिजल्ट निकला है, उसकी वजह यह है कि जी वो एक ख़ास सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन उस ख़ास सर्कमस्टांसेस पे आप एक जनरलाइज व्यू नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे कि किसी एक शख्स ने अगर आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब है वो तमाम लोग ही आपको धोखा देंगे। हम ये अक्सर करते हैं, इसका एक नफ्सियाती पहलू भी है, इस पर मैं मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं माई वेरी फेवरेट समबडी आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जब मैं इनके साथ बैठती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। एंड शी इज़ बबली स्टार, शी लव्स what she does and you see her in a number of characters on screen। हमारे साथ मौजूद हैं हिना रिजवी। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आपके साथ तशरीफ रखते हैं अदनान सईद, यूर एन एक्टर योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हमारे साथ मौजूद होने का। अदनान इज स्टिल रिकवरिंग। उन्होंने एक बिस्किट उठाया, मैंने कहा कि जी इस बिस्किट को ये भी हो सकता है कोई धोखा हो उसके अंदर, तो उस वक्त से ऑल इज वेल। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर फराह आफ्ताब, यूर माहिर नफ्सियात। बहुत बहुत शुक्रिया फराह मौजूद होने के लिए। फराह, ये जो मैं बात कर रही थी कि एक बुरा एक्सपीरियंस और हम जनरलाइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कहते हुए जब हम रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, हम कहते हैं कि जी फ़लाने का ताल्लुक़ क्योंकि वो शहर से है, उस ज़ात से है, अब देखो एक ने धोखा दिया, ये तो होते ही ऐसे। ये हम क्यों करते हैं जनरलाइजेशंस? अच्छा, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में या हमारी पर्सनालिटी में डेवलप की जाती हैं थ्रू पेरेंट्स, और हमारी जो ब्रॉटअप होता है उसमें हमें कंटिन्यूसली एक चीज़ बताई जाती है, फॉर एग्जांपल शेख हैं तो वो ऐसे होंगे, और फलाना है वो ऐसा होगा। सो वो हम इतना कंटिन्यूसली सुनते हैं, सो हम डीसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हो सकता है दूसरे बंदे की भी फीलिंग्स हों, वो भी कुछ फील करता हो। सो हम बेकार में विदाउट थिंकिंग हम कमेंट्स पास कर देते हैं। आपको लगता है ये सेल्फ फुलफिलिंग्स प्रोफेसी हो जाती है कि आपको कहा जाए, मिसाल के तौर पे किसी को कोई पसंद है खातून, उनका ताल्लुक किसी एक शहर से, लाहौर से है, कराची से है, तो कह रहा नहीं, कराची के तो बड़े तेज़ होते हैं, लाहौर के तो बड़े तेज़ होते हैं। ये फिर ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर प्रॉब्लम्स एंड दे फाइनली स्प्लिट वेज, तो लोग कहते हैं देखा जी मैंने तो पहले ही बोला था। बिल्कुल, एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आप अपनी जजमेंट्स क्रिएट करते हैं कि मेरे साथ शायद ऐसे हुआ था या फलाने के साथ ऐसे हुआ था, सो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, एंड नोबडी रियलाइजेस कि एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो हम यूजुअली जनरलाइज कर देते हैं अपने ही एक्सपीरियंसेस को
एंड दैट्स हाउ हम अच्छा, कहीं ना कहीं जब आपका कोई भी रिलेशनशिप टूटता है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपकी तवक्कुआत यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। आज हम बड़ा एक टॉकी करना चाहेंगे, वक्त हमारे पास कम होगा, लेकिन सबसे पहले तो ज़रा धोखे की तह में जाने की कोशिश करते हैं। अदनान, अक्सर लोग कहते हैं रिलेशनशिप में धोखा मर्द देते हैं, आप इस नोशन से इत्तेफाक करते हैं या आप कहते हैं ख़वातीन भी उतनी धोखेबाज होती हैं? नहीं, ये इससे तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। हाँ। ये तो दोनों तरफ से हो सकता है ना। अच्छा, जरूरी थोड़ी मर्दी धोखेबाज होता है, ऐसा नहीं। आम नोशन है ना, वही तो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये तो लोग सोचते हैं। हाँ। अगर आप खुद अपने आप को रख के सोचें तो आपके साथ भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि ज़रूरी नहीं है कि अब वो खुद तो नहीं बताएंगी आपके मैंने किसी को धोखा दिया। धोखा हुआ? हाँ, धोखा हुआ। हाँ, प्रोफेशनल कैपेसिटीज में या हाँ, हर जगह हुआ है। हर जगह हुआ। हाँ, हर जगह। हाउ डू यू डील विद इट? अब आपके जहन में है कि ऐसा तो हो ही जाता है या आपको गुस्सा चढ़ता है? हाउ डू यू डील विद इट? कन्फ्रंट करते हैं लोगों को? गुस्से वाला तो मैं बहुत हूँ और गुस्सा चढ़ता भी है, और समटाइम्स मैं बोल भी देता हूँ और समटाइम्स मैं उसको पी भी जाता हूँ। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू ब्रॉट अप, है ना। प्रोफेशनल लाइफ में हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ मिस कमिटमेंट हो सकती है, यानी किसी ने कुछ कमिट किया लेकिन वो हुआ नहीं। पर्सनल लाइफ में हम उसको बड़ा दिल पे ले लेते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने तवक्को वाबस्ता कर ली होती है उस चीज़ से या उस इदारे से या किसी पर्सन से भी। ठीक है, तो मैं समझती हूँ तवक्को ही ना वाबस्ता कीजिए। आप एक्सपेक्ट हमेशा एक ना ज़रूर मार्जिन रखना चाहिए कि कुछ अगर बुरा हो जाए तो फिर हाउ वुड आई डील विद इट? यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। तो रिलेशनशिप जब फॉल थ्रू कर जाती है यानी ख़राब हो जाती है, टूट जाता है कोई रिश्ता, आप क्या समझती हैं ऐसा धोखा खाने के बाद ख़वातीन की अगर बात की जाए वो ज़्यादा मजबूत होती हैं या बिखर जाती हैं? देखें, धोखा तो ज़िंदगी में हर इंसान उसका सामना करता है, जैसे अभी अदनान ने कहा, हर जगह हर किसी से। तो वही तवक्को वाली बात भी। उसके अलावा मैं समझती हूँ कि कोई कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, बड़े से बड़ा मैं कहती हूँ, आप देखें जब अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब डिज़ास्टर हो जाते हैं इस तरह के जिसमें लोगों की फैमिलीज़ मर जाती हैं, तो वो ज़िंदगी से तो नहीं, आप खुद तो नहीं रूठ सकते कि अगर वो जिंदा है तो नहीं जी हम भी मर जाएंगे। ये बकवास है। लाइफ इज़ लाइक एक साइकिल चल रही है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग स्टेशंस की तरह आते हैं चले जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल आपके चीज़ों से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में हो या फैमिली मेंबर्स हो। वो बुद्धा की एक सेइंग है ना कि जिसमें वो 3 चीज़ें आप कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, और आखिरी यही है कि हाउ ग्रेसफुली डिड यू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट मेंट फॉर यू। कभी कभार रिश्ते चीज़ें जब बदलती हैं तो आप अपने आप को इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान हकीम में भी इसका मेंशन किया गया है। अल्लाह ताला मेरे ख्याल में ये ग़ज़वा ओहद के बाद का जो वाक़या है उसमें अल्लाह ताला बाकायदा मुसलमानों से बात करते हैं जब वो गमगीन थे कि ग़ज़वा भी वो हार गए और उनको एक फेलियर का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह ने कहा कि मुझसे पुरुमीद रहो और अपने आप को हुज़्न में मुब्तला ना करो। हुज़्न के बारे में बाकायदा कहते हैं कि जो तकलीफ़ है वो पास्ट में हो चुकी है और आप उसको दोहरा कर अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फरा, कुछ लोगों के आसाब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इस तरह के धोखे से अपने आप को संभाल लेते हैं। जो सवाल मैंने हिना से किया था, कुछ लोग बिखर जाते हैं एंड इफ़ वी कुड हेल्प देम, इस तरह का कोई शख्स अगर अभी हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि अपने आप को दोबारा कैसे स्ट्रेंथन करें? अच्छा, हम यूजुअली बेहतर होते हैं जब हम बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो चीज़ प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई, अगर आप डिसेंसिटाइज कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पहले जो था वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता था तो हम सारे एक एक फीलिंग में आ जाते थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन अब हो जाता है एंड वी आर ऑल फाइन विद इट। अच्छा हो गया, वी सॉ द न्यूज़ एंड वी मूव्ड ऑन, क्योंकि वी ऑल हैव बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू ऑल दोज थिंग्स। सो जितना आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि हुआ क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, मेरी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स थी, या जनरली मतलब ऑफिस से उल्टा होता है ना। व्हाट आई वाज रीडिंग इन साइकोलॉजी, अगर आपके साथ कोई भी वाक़या हुआ है, जैसे अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, किसी भी ताल्लुक़ में पॉजिटिव्स भी होंगे नेगेटिव्स भी होंगे, अगर वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप जाहिर सी बात है अब आप उस वक्त अपने आप से उलझ रहे हैं कि मुझे ब्लेम कहीं पार्क करना है, मैं बहुत अच्छी थी, सारी गलती अगले बंदे की थी, तो आप जब जब अपने माजी को रिकॉल करेंगे तो आप उसको रीफ्रेज कर रहे हैं। जो अच्छाइयाँ भी थी उनको हम भूल जाते हैं और तमाम नेगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं, और तभी आप उसमें और फंसते चले जाते हैं या बिटर हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं,
क्या किया जाए ऐसे? सी डिपेंड फिर करता है कि हम डिसेंसिटाइज कर किस तरह रहे हैं, यू नो, आर वी रिफ्लेक्टिंग बैक टू द थिंग्स कि हम सिर्फ नेगेटिविटी पे जा रहे हैं या हम सिर्फ पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, कई जगहों पे आपको लेट गो, यू नो, हर इमोशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यू नो, इफ़ यू आर हैप्पी सो वी प्रोड्यूस एनर्जी, इफ़ यू आर सैड वी प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दैट एनर्जी हैज़ टू बी टेकन आउट। आप लिखना शुरू करें उन चीज़ों के बारे में, यू नो, इवेंचुअली यू विल फील कि यू नो यू आर फीलिंग बेटर, आप बेहतर हो रहे हैं। प्लस बात करें उन लोगों से जो उसका पार्ट नहीं थे, यू नो, मे बी समबडी आउटसाइड, कोई आपका ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको जजमेंटल किस्म के व्यूज़ ना दे, दोज हु कैन टेल यू कि यू नो दिस इज द। अच्छा, और अगर आज के टॉपिक को अगर हम वी रियली वांट टू हिट द नेल ऑन द हेड, रिलेशनशिप में धोखे की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें दो तरह के इसको ब्रॉड कैटेगरीज में डाल देते हैं, है ना। एक वो कि दो लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई एंड दे आर प्लानिंग टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर, कि एक प्रॉमिस ऑफ मैरिज कहीं ना कहीं है कि हम शादी करेंगे और हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। फॉर वट एवर रीज़न ये नहीं हो पाता, तो इसको दोनों पार्टीज़ या कोई एक पार्टी कहती है इसने मुझे धोखा दिया है, यानी इसने कहा तो था कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे लेकिन नहीं रह रहे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे शादी हो जाती है एंड ऑफ कोर्स यू आर, आपकी उम्मीद यही है कि ये कंपेनियनशिप ज़िंदगी भर तक चलेगी, बट फॉर वट एवर रीज़न वो शादी ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों सूरत हाल में एक दूसरे को लोग ब्लेम करते हैं और कहते हैं जी फ़लाने ने मुझे धोखा दिया, रिलेशनशिप ख़त्म हुई, इसका मतलब है कि इनकी नीयत नहीं थी या इनकी मुखलसी नहीं थी इसके अंदर। आप कैसे देखती हैं, क्या करना चाहिए ख़वातीन? बेसिक वजह, अगर ऐसा कोई भी सिनारियो होता है तो उसकी बेसिक वजह मैं समझती हूँ हमारे माशरे में बिलखुसूस क्या है कि हम अपनी सोच से ज़्यादा, अपने तरीके से ज़्यादा दूसरों की बातों पे रिलाई करना शुरू कर देते। फ्रेंड को बताया, फ्रेंड कभी अच्छा मशवरा नहीं देगी, वो आगे से अच्छा उसने ये किया अब ये होगा, इसका आपको मतलब ज़रूरत क्या है दूसरों की इन्फ्लुएंस में आने का? हाँ। वरना मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान इतना वीक होता है कि अगर उसमें समझ है, एक दिमाग वो रखता है, तो वो किसी भी बुरी चीज़ को अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, इंसान है, हमारी ज़रूरियात वक्त के साथ बदलती हैं, हमारी चॉइसेस बदलती हैं, हमें और भी डायरेक्शंस पसंद आ जाती हैं बाज़ दफ़ा। जैसे हम एक करियर में हैं, हमें वो फील्ड नहीं सूट कर रही, हम टोटली किसी और चीज़ में, लोग कहते हैं ये क्या, आप डॉक्टर बन के इस जगह आ रहे हैं, या आप एक्ट्रेस हैं तो अब आप ब्यूटिशियन बन रही हैं, वाई? आई मीन क्यों? हम चेंज नहीं, हम इंसान नहीं हैं। ये तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग है जो शुरू से है। अच्छा, नोशंस की बात कर रहे थे और अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए अदनान से हम अगला सवाल ये करेंगे कि अक्सर, और ये मेरे पास ट्विटर पे भी आया, ख़वातीन कहती हैं कि जी जब इनका इरादा नहीं था या इनको रेड फ्लैग्स नज़र आ गए थे या फॉर वट एवर रीज़न, जिस तरह एक आम तासुर दिया जाता है ना, भाई मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते, तो जब पहले ही पता था कि घर वालों ने नहीं मानना तो टाइम क्यों वेस्ट किया? इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने कहा जी धोखा, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप धोखा हम बात कर रहे थे और ट्विटर पे मेरे पास सवाल आया कि जी अगर अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि रिलेशनशिप्स होते हैं, डेटिंग होती है, पसंदीदगी होती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन फिर आखिर में ये सवाल आता है कि जी अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, तो क्या ये धोखा है या ये कहीं ना कहीं नीयत में फतूर था? क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदनान क्या कहेंगे? लड़की को पहले ही पता होता है कि ऐसी लड़की अम्मी को पसंद आएगी, तो फिर वाई डेट अ पर्सन, एक ऐसा स्पेसिमेन जिसको आप कहें कि ये तो घर में कबूल ही नहीं होना? भाई वो बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, बच्चा ही होना चाहिए, लाम वाला लुत्फा नहीं होना चाहिए। यानी वो तो ये क्या बात हुई? वो डुल जाता है ना कहीं ना कहीं, वो फिर एक जगह टिक नहीं सकता। नहीं, यू रियली फील के अच्छा, उसके अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि वो लड़के की क्या नीयत थी, यानी वो चाहता भी था किसी पॉइंट पे, या आप समझते हैं कि सर्कमस्टांस, वो वैसे भी फॉर देम इट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट? वो चाहता भी होता है समटाइम्स शुरू में, और फिर बाद में जाके बिगड़ भी जाती हैं चीज़ें। ये तो डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना सही चल रहा है। पहले वो सही चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर बाद में कहीं कुछ कहीं बाहर गया, कहीं किसी से मिलने गया, कहीं वहाँ पे बैठा हुआ तो किसी से मिल गया। एक्सक्यूज जब एक लड़की ये कहे, कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग जिससे है कि जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इसमें आप क्या इसको कहेंगे कि दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज या इट हैज़ वैलिडिटी? देखिए वही अगेन सोसाइटल प्रेशर,
फैमिली प्रेशर्स ये होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन जब आप में एक ये भी बाकी यहाँ भी आप हुए हैं ना कि आप आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप प्रिपेयर तो रहना उस चीज़ के लिए, आपने तैयारी कोई की नहीं और होल 9 yards। हाँ, फिर बहाना ही लगता है वो चीज़। सही, लेकिन ठीक है, वही बात चॉइसेस बदलने की बात के हो जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है अपने दिमाग में कि नहीं यार मुझे ये चीज़ 100% नहीं लग रही जो मैं चाहता था, आई वॉन्ट समथिंग बेटर, तो फिर कुछ भी उसके लिए मुमकिन हो जाएगा। So you feel then, you know, जो लोग खुद 100% श्योर नहीं होते वो इस तरह के बहानों के पीछे छुपते हैं। बहाना कभी भी कोई नहीं होता, सिचुएशंस हो जाती हैं, मैं समझती हूँ। बहाने बनाना या ये करना ये एक बकवास है, ये हमने अपने दिमाग में बिठाई हुई है। ऐसा कुछ जिसको करना होता है, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी लड़की को भी लड़का ये कहता है नहीं वो माँ बाप नहीं माने, बाद में देखते हैं ऐसी से कर ली है, इसके लिए कैसे माने, इसकी इज्जत भी हो रही है, इसको घर में बिठा के लड्डू भी खिलाए जा रहे, कैसे? तो ये सब सिचुएशंस अपने ऊपर है कि हाउ यू पर्सनालिटीज पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं होते, सो वो जब इनडिसाइसिव हैं, सो दे सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, सो ये अच्छा है या ये अच्छा है, बिकॉज ऑप्शंस तो बहुत सारे ओपन हैं। बड़ा हम रफली एक और बड़े मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबली एक वर्ड को यूज़ करते हैं डॉक्टर फराह, जहाँ पे हम कहते हैं कि कमिटमेंट फोबिया, और ख़ास ये लड़कों में भी और लड़कियों में दोनों पे अप्लाई कर दिया जाता है कि भाई ऐसे लोग जो एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहते हैं, दे लाइक द अटेंशन एंड द पर्क्स ऑफ अ रिलेशनशिप, लेकिन उनको फॉर्मली किसी के साथ कमिट होने पे कि बस यही अब कुल कायनात है, उससे डर लगता है या खौफ आता है। ये एक रियल सिचुएशन है? ये डेफिनेटली एक रियल सिचुएशन है, एंड इट हैज़ टू डू विद योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। मे बी आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स में ऐसा कुछ था, या आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, सो उसकी वजह से आप इस तरह के कमिटमेंट्स में फॉल करने में प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल हु रियली वांट टू डू इट कि हम कोई कमिटमेंट करें, लेकिन फिर जब वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ खिंचाव होता है कि ना हो सकता है ये चीज़ ऐसी हो जाए, बिकॉज फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचना। आपको लगता है कि ऐसे लोग जिनको ये अभाम है उनके जहन में, वो शायद परफेक्शनिस्ट भी हैं? वो जो रिलेशनशिप जिसमें फाइनली चाहते हैं कि वो कमिट करें और दुनिया को पता हो, उसमें वो इतनी परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि फिर वो खाली हाथ रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। हाँ, कुछ परफेक्शनिज्म भी हैं, कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं आपकी लाइफ के, कि आप छोटे छोटे से डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप बड़े डिसीजंस के लिए वेट करते हैं कि किसी का मुझे बैकअप मिल जाए या गो अहेड मिल जाए, बिकॉज हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है ऑन टेकिंग अ लॉट ऑफ बिग डिसीजंस, स्पेशली जब आप शादी करने वाले होते हैं। हाँ, और ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जैसे कहा जाता है कि शादी सिर्फ 2 अफराद की नहीं होती, पूरे ख़ानदानों का मेल होता है, तो उसके अंदर एक पॉइंट तक तो लड़का और लड़की की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब वो कैनवस ज़रा खुलता है और ज़रा आप जूम आउट करते हैं और बाकी अफराद इस फ्रेम में आ जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एक अलग ही अंदाज में देखा जाने लगता है उस रिश्ते को। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। राशिद मलिक बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक है लोगों को अवेयरनेस के मामले में। जी, धोखा मैं समझता हूँ कि इशफाक साहब कहा करते थे कि ये बड़ी वफादार चीज है, ये लौट के जरूर आता है आपके पास। ये शायद ही लोगों को ये बात समझ आती हो जब वो किसी को धोखा दे रहे हो। जी, और जो खा रहा होता है ना जी, वो उसका पॉजिटिविटी ये होती है कि वो व्यक्ति तौर पर से मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वो कंटेंट रहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अल्टीमेटली वो फायदे में रहता है। और लेकिन राशिद साहब, इसमें थोड़ा सा अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि देखें जब एक रिलेशनशिप शुरू होती है तो दो लोग एक दूसरे से मुखलिस ही होते हैं, उनका ये इरादा थोड़ी होता है कि अगले को तकलीफ देनी है, लेकिन वो फिर जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि सिचुएशंस ऐसी हो गई, सिनेरियो ऐसे हो गया, तो आप समझते हैं जिसको एंड में हम इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि इसने धोखा दिया है या ये धोखेबाज है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान हो सकता है? हो सकता है, वो सीखता है, लेकिन इसमें मैंने देखा कि मर्द खास तौर पे जी थोड़ा वफादार साबित नहीं होता, खवातीन वफादार होती हैं। हाँ। मर्द को ये अंदाजा ही नहीं होता कि जब आप किसी को प्रपोज करते हैं या रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी हर्ट होती है, मर्द इस चीज को जल्दी भुला देता है, लेकिन औरत नहीं भुलाती। और शायद वो जो ये डिफरेंस है एटीट्यूड का, इसी वजह से वो धोखा देने में कामयाब भी हो जाता है। उसका फायदा उठाता है ना, फायदा के अलावा उसको लगता है कि ये कोई बिग डील नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है तो अगला अगर है भी तो आप उसको बेवकूफ समझ रहे होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। समन, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत शौक से देखती हूँ आपके प्रोग्राम से, भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके प्रोग्राम के टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच समन, बहुत अच्छा है और मुझे भी आपसे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। समन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका नंबर हम ले लेते हैं, इस तरह का हम यूजुअली प्रोग्राम करते नहीं है, बट वी ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे कि men are not as emotionally invested, तो जब वो रिश्ता ख़त्म होता है तो खातून अगर रो रही है, लड़की को बहुत तकलीफ़ है, तो कभी कभार men cannot empathize with that। वो कहते हैं हाँ जी ख़त्म हो गई ना बात, कोई बात नहीं, तकलीफ उनको भी हो रही है लेकिन शायद इज़हार करने का तरीका कि men are not emotionally invested, they are 100% most of the times। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि अगर किसी को उन्होंने इज्जत दी है, एक फैमिली दी है, घर दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी इंटेंशंस गलत हो। लेकिन वही बात कि वो मर्द है, उसको उसका एक सिस्टम ही कुछ और है ना, वो डिटैच मतलब जैसे औरत रो लेती है, मर्द बोलता है मैं मर्द हूँ, मैं कैसे रहूँ। तो रिलेशनशिप खत्म हो गई जिसमें इल्जाम भी आदमी को दिया जा रहा है, तो हाउ इज अ मैन कोपिंग विद दैट पेन आमतौर पर? भाई वो या तो बस सामने वाले को सुना देता है, मैं तो सुना देता हूँ। आप गुस्से में आ जाते हैं? मैं तो गुस्से में आता हूँ, सुना देता हूँ। बिकम एंग्री। वो ही ना, क्योंकि वो उनके नेचर में है, उनके सिस्टम में है। या उनकी सेहत सफर करती है। अब तो औरत के साथ भी ये इंटरनली बहुत डैमेज होता है, बहुत। अच्छा, ये कहने का मकसद ये देखें, कुदरत का या हमारे माशरे का निज़ाम ये है कि अगर एक रिलेशनशिप ख़त्म हुई, धोखा व्हाटएवर हाउएवर यू वांट टू सी इट, खातून रो के उसको ज़रा दिलासा भी मिल जाता है, उसके बहन भाई, उसके घर वाले उसको ज़रा करीब सपोर्ट दे देते हैं। फॉर अ मैन इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज वो ना एक्सप्रेस कर पाता है, ना वो रो सकते हैं, उसको और दूसरों को लगता है इसको ज़रूरत भी नहीं है, ये मर्द है खुद ही संभाल लेगा। हाँ, तो वो इस चक्कर में रह जाता है कि वो तो मर्द है, चलो ये तो कौन संभालेगा, ये भी वो खुद ही संभाल रहा होता है। पॉइंट आया है, हो सकता है लोगों का इसको देखने का जरा नजरिया बदले इससे। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ जी। आया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द मर्द। देखिए आज हम बड़े जेनरस मूड में हैं, हमने कहा जरा बायस बात नहीं की। यू ऑलवेज टॉक बैलेंस, आप बायस नहीं है, जेंडर बायस नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ। लेकिन देखिए सीधा मैं तो ये कहूंगा, धोखा तो इस दौर में कोई भी दे सकता है, लेकिन धोखा एक अलग चीज है और कोई सिचुएशन में आना अलग चीज है। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि जब आप किसी से प्यार करें, मोहब्बत करें या किसी शादी करें, तो एक ऐसे पैकेज के साथ करें, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों के साथ करें। हम लोग एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, जब रियल लाइफ में आप इंटर होते हैं ना, तो चीजें बड़ी चेंज हो जाती हैं। तो उस वक्त होता है कि आपको पता लगता है कितने डेप्थ में। तो सबसे बड़ी बात है कि अंडरस्टैंड करें कि कोई किस प्रॉब्लम में क्या करे। धोखा देना और धोखा समझना एक डिफरेंट चीज होती है। तो कई औरतें होती हैं जो मर्द धोखा नहीं दे रहे, तो उनके रियलाइजेशन होती है, उनको शक होता है कि धोखा दे रहे हैं। अच्छा याया, एक बात मुझे बताइए कि किसी भी तरह की मिसकमिटमेंट अगर एक रिलेशनशिप में हुई एंड फॉर वट एवर रीजन वो खत्म हो गया, ज्यादा तकलीफ खत्म हुए हुए रिश्ते में दूसरे से इस बात से होती है कि वो तो बड़ा जल्दी मूव ऑन कर गया, उसकी तो कहीं और मंगनी हो गई, कहीं और शादी हो गई। ऐसी सिचुएशन में आप क्या मशवरा देंगे किसी को? मैं तो यही मशवरा दूंगा, देखिए अगर वो बंदा सिंसियर नहीं है आपके, लेट हिम गो, अपने आप को तकलीफ में नहीं डालें। हाँ। क्योंकि अगर आप अपने आप को, उसको तो कुछ भी नहीं होगा जब अगर बेहिस आदमी है, तो आप मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। मूविंग ऑन, डॉक्टर फराह, जितना आसान ये कहने में है उतना ही मुश्किल है। क्या कुछ टिप्स देना चाहें, क्योंकि अब हमारे यहाँ अक्सर रिश्ता जब खत्म भी हो जाता है, जासूस नहीं मरता। हमारे अंदर का जो जासूस है ना, वो सोशल मीडिया पे देखता रहता है, उसको खबरें भी मिलती रहती हैं। क्या करें ऐसी सिचुएशन? आजकल मूव ऑन करना इसीलिए डिफिकल्ट है बिकॉज वी कैन सी दोज पीपल अराउंड। हम सारे देख रहे हैं जी, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, वो बंदा इतना एंजॉय कर रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंदा इतना एंजॉय नहीं कर रहा होता जितनी अच्छी पिक्चर्स डाल रहा है। सो ये फिर हमें ज्यादा कालों से होशियार एंजॉय कर रहा है तो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो जाए ना, गायब हो जाए अगर इतना एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। स्टेटस भी तो लग रहे होते हैं। अच्छा, एक दूसरे को बताना भी तो होता है कि तुम क्या मतलब, वो एक मुकाबलेबाजी आ जाती है। अच्छा, कुछ चीजों का ना टाइम हीलिंग प्रोसेस है हर चीज में। आप देखें, टांग में लगती है तो भी हमें एक टाइम देना है, कहीं पे भी बॉडी के किसी भी जगह पे आपको पेन होता है, जख्म को हील करने का टाइम। इसी तरह इट्स अ हार्ट,
इट्स ऑल्सो एन ऑर्गन जिसको हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। तो अगर एकदम से बंदा कह रहा है कि वो कल ब्रेकअप हुआ और आज मैं फाइन हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि अगर जिस तरह अभी कहा इन्होंने कि ब्रेकअप होता है, अभी रिलेशनशिप से हील नहीं किया, बड़ा साल 2 साल किसी को आप जानते हैं एंड अचानक से जैसे ही आपका ब्रेकअप हो विद इन अ वीक यू स्टार्ट डेटिंग अनदर पर्सन, ये लोग स्टेबल होते हैं? नहीं, ये स्टेबल नहीं है, ये स्केपिंग है। हाँ ठीक है, इट्स मोर लाइक एन स्केप कि मैं यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, या मैं अपनी लोनलीनेस को किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटिंग हो या वो इंटेंशनली वो अपने काम है और फाइन है, वो सिर्फ स्केप ढूंढ रहा है, स्केप ढूंढ रहा है। ये तो वो अगले बंदे की भी फिर एक तरह से इंसल्ट हुई ना, जिसके साथ आप स्केप ढूंढ रहे हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट गिविंग देम देयर ड्यू शेयर। लेकिन उनको पता ही नहीं होता ना कि इसके पीछे क्या कहानी है, प्रोसेस क्या हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है कि इस वजह से भी सामने वाला बिल्कुल ही उस बात से अनजान है और अगला अपनी जो है ना टाइम को किल करने के लिए उसने एक, मैं समझती हूँ उसको किसी हेल्दी जगह पे अगर आप लगा दें, आप कहीं कोई काम कर लें, अपने आप को बिजी रख लें, दैट्स फार बेटर देन वेस्टिंग समवन एल्सेस टाइम। सो हिना, इफ यू आर हर्टिंग, जिस तरह अभी बात हो रही थी